हेलो, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स, उनका रिप्रेजेंटेशन। फिगर में वेक्टर्स को एरो की मदद से बनाते हैं। मैथ्स में वेक्टर्स के ऊपर हम लोग एक छोटी सी एरो बनाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, स्केलर्स नहीं हैं। उसके बाद आपको यूनिट वेक्टर्स से मिलवाया था, आई कैप से हमारी मुलाकात हुई थी, जे कैप और के कैप से भी मिले थे। उसके अलावा बेटा जीरो वेक्टर तो खैर जीरो है, और अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की थी। आज बेटा हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय द वे वेक्टर की डेफिनेशन का पार्ट था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करते हैं उन्हें ही वेक्टर माना जाता है। तो जरा स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रायंगल लॉ। ये देखना बेटा ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट्स। इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आप लोगों का, और रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने घर से, यहां पे ए पर आपका घर है, आप अपने घर से शाहीन इंस्टीट्यूट चले आते हो और ये शाहीन बेटा बी पर है। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर होम टू शाहीन एकेडमी। इस वेक्टर की जो बेटा दुम है, इस वेक्टर की जो दुम है वो आपके घर पर है, और इस वेक्टर का जो सर है वो शाहीन एकेडमी पर है। यहां पर से अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने जाते हो। कहां? बी से सी, इधर चले जाते हो। यहां पर आपकी पार्टी हो रही है सी पॉइंट पर। उसी बीच में आपके घर से मैसेज आया कि किधर हो। तो आपने उन्हें बताया कि हमारा ओवरऑल वेक्टर ये रहा, ये हमारा वेक्टर ओवरऑल वेक्टर है। तो अगर ए से बी के सफर को एक्स वेक्टर मान ले, बी से सी के सफर को वाई वेक्टर मान ले, तो एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का सम है बेटा आर वेक्टर। ये आर वेक्टर बेटा एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का सम है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह फिगर समझ में आया। आप पहले अपने घर से एक्स पर आए, घर से आप ए से बी पर आए और बी से सी पर गए, तो कुल मिला के आप ए से सी पर गए। लॉजिकल है ना? अगर आप ए से बी से होते हुए सी पर गए तो आप कुल मिलाकर ए से सी पर गए, और इसलिए बेटा हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई इज इक्वल टू वेक्टर आर। एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर को जोड़ने से बेटा कौन सा वेक्टर आ रहा है? आर वेक्टर। नोटिस करना बेटा, हम ये नहीं कह सकते हैं, हमें ये कहना अलाउड नहीं है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आर। ना ना, ये गलत हो जाएगा, ये रूल ट्रू नहीं है बेटा। एक्स प्लस वाई जो है बेटा वो आर के बराबर नहीं है। वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई बेटा वेक्टर आर के बराबर है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड होती है और डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। और अगर मैं आपको कहूं तो ये काफी लॉजिकल चीज है कि अगर आप पहले एक्स पर आए और फिर वाई पर गए तो कुल मिला के आप कहां पे गए हो बेटा? आर पे। आई बात बेटा समझ में? ये लॉजिकल है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये जो रूल है, दिस रूल इज फॉलोड बाय ऑल वेक्टर्स। ठीक है? दिस रूल इज फॉलोड बाय ऑल वेक्टर्स। ये पहला पॉइंट है मेरा बेटा। दिस रूल इज फॉलोड बाय ऑल वेक्टर्स। फॉलोड बाय ऑल वेक्टर्स। बल्कि सच्चाई तो यह है कि अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करेगा
तो उसको वेक्टर्स की दुनिया से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस रूल को फॉलो करना वेक्टर की डेफिनेशन का पार्ट है। दूसरा पॉइंट यह है बेटा, दूसरा पॉइंट यह है ना, कि हालांकि ये वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है, लेकिन फोर्स भी होगा तो बेटा इसी रूल को फॉलो करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इफ ए क्वांटिटी does not follow this rule, if a quantity does not follow this rule, then follow this rule, then it is not a vector, then it is not a vector। अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसे बेटा वेक्टर की दुनिया से निकाल दिया जाएगा। ये तो अगला पॉइंट है। और ऐसी क्वांटिटी, इसका एग्जाम्पल, ऐसी क्वांटिटी जो इस रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से वेक्टर की दुनिया से हटा दिया गया है, उसका एग्जाम्पल है करंट इज नॉट अ वेक्टर। करंट इज नॉट अ वेक्टर। एक तार में करंट इधर आ रहा हो और दूसरे तार में करंट उधर जा रहा हो तो नेट करंट जीरो नहीं है, करंट फ्लो हुआ है सर्किट में। इसीलिए बेटा करंट वेक्टर नहीं है। हालांकि करंट का आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो बेटा, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। वेक्टर का एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं ट्रायंगल लॉ की मदद से, ठीक है, वेरी गुड। इसमें बेटा एक पॉइंट और है, वो जरा सा बता दूं आप लोगों को। एक पॉइंट और है बेटा, वो ये है, दिस रूल इज अप्लाइड, दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन वेक्टर्स आर अटैच्ड, vectors are attached head to tail, head to tail। जब पहले वेक्टर की दुम दूसरे वेक्टर के सर पर लगी हुई है, दिख रहा है आपको? जब पहले वेक्टर की दुम दूसरे वेक्टर के सर पे लगी हुई है, तभी बेटा हम लोग ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करते हैं। जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड किया था, तब वेक्टर्स कैसे अटैच थे बेटा? तब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच थे। लेकिन बेटा ट्रायंगल लॉ में वेक्टर्स कैसे अटैच्ड होते हैं? हेड टू टेल। तो उम्मीद करता हूं ट्रायंगल लॉ आप लोग सबको क्लियर है। ट्रायंगल लॉ आपको बेसिक बताया, फिर इस ट्रायंगल लॉ में आपको बेटा कई पॉइंट्स बताए हैं। आपको बताया दिस रूल इज फॉलोड बाय ऑल वेक्टर्स। इनफैक्ट अगर कोई वेक्टर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसको वेक्टर की दुनिया से हटा देंगे, ठीक है। करंट वेक्टर नहीं है क्योंकि वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। करंट वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि करंट इस रूल को फॉलो नहीं करता। और लास्ट पॉइंट है, दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन वेक्टर्स आर अटैच्ड हेड टू टेल। जब वेक्टर सर से पैर अटैच्ड होते हैं बेटा, तभी इस रूल को हम फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड। तो जरा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है बेटा जो हमें डिस्कस करना है, वो है पैरेललोग्राम लॉ। अगला है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। जरा देखना बेटा, ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है? पैरेललोग्राम लॉ, मैं इसकी स्पेलिंग को लेकर श्योर नहीं हूं, ठीक है, कुछ तो होगी जरूर इसकी स्पेलिंग, पर ठीक है, चलता है। पैरेललोग्राम लॉ, वैसे भी ये इंग्लिश की क्लास थोड़ी है, ये तो फिजिक्स की क्लास है। पहले पैरेललोग्राम लॉ को समझो बेटा, कैसे समझते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में बेटा क्या होता है, ये दो वेक्टर्स बेटा टेल टू टेल अटैच्ड है।
ये पहला वेक्टर है, ये बेटा पहला वेक्टर है, और बेटा ये दूसरा वेक्टर है। लेट अस कॉल दिस वेक्टर एज वेक्टर ए, दिस वेक्टर एज वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर नोटिस करना बेटा कैसे अटैच्ड है, टेल टू टेल। जब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच्ड होते हैं तब उनकी एडिशन के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो देखो बेटा इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसको करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बेटा एक पैरेललोग्राम बनाते हैं कुछ ऐसे। इस ए के पैरेलल हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की और बी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, और एज ए रिजल्ट बेटा ये खूबसूरत सा पैरेललोग्राम बन गया। इस केस में रिजल्टेंट बेटा ये वाला वेक्टर है, देख रहे हो ये वेक्टर, ये वेक्टर बेटा रिजल्टेंट है। ए और बी को ऐड करके ये रिजल्टेंट आएगा। आया बेटा समझ में? इसको कैसे समझे, ऐसे समझो बेटा कि आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त आपको इधर खींच रहा है पार्टी के लिए, ए वेक्टर से खींच रहा है पार्टी के लिए। दूसरा दोस्त आपको बेटा बी वेक्टर से खींच रहा है पार्टी के लिए। तो आप कुल मिला के किधर जाओगे? कुल मिलाकर बेटा आप इधर ही जाने वाले हो, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। आया बेटा समझ में? ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? तो पैरेललोग्राम लॉ पे जरा सा आ जाना। यहां पर हम कह सकते हैं बेटा वंस अगेन कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बेटा पिछली बार की तरह से यह कहना तो गलत हो जाएगा कि a प्लस बी इक्वल टू आर, क्योंकि a प्लस बी की लेंथ तो r के बराबर नहीं है। उम्मीद करता हूं क्लियर है। इसके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं बेटा। पहला एडिशनल पॉइंट है कि ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, दिस लॉ इज अप्लाइड। कब अप्लाई करते हैं बेटा इसको? दिस लॉ इज अप्लाइड when vectors are attached tail to tail। जब वेक्टर्स बेटा टेल टू टेल अटैच्ड होंगे तब बेटा इस लॉ को अप्लाई करेंगे। इस लॉ को बेटा कब अटैच करते हैं, कब अप्लाई करते हैं? when vectors are attached tail to tail। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा इसके बारे में यह है कि दिस लॉ is equivalent to ट्रायंगल लॉ। तो जो ट्रायंगल लॉ कहता है वही पैरेललोग्राम लॉ भी कहता है। दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने बेटा जब पहले कहा था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, जब हमने डेफिनेशन में ट्रायंगल लॉ कहा था तो ट्रायंगल लॉ की जगह बेटा हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी कह सकते थे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आता। जैसे कि देखो बेटा कैसे, जरा इस चीज को समझो क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है बेटा, ये देखो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि टेल टू टेल अटैच्ड है। ये वेक्टर बेटा पहला वेक्टर रहा, ये दूसरा वेक्टर रहा। तो आपने एकदम सही अंदाजा लगाया कि इनको ऐड करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए बेटा? पैरेललोग्राम एक बना लेना चाहिए। हमें ऐड करने के लिए एक पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए जिसमें ऊपर वाली साइड जो है बेटा वो इस बेस के पैरेलल है, ये साइड, ये पैरेललोग्राम बन गया। और ऐसे में आपको मालूम है कि रिजल्टेंट बेटा ये वाला साइड होगा। ये R है, अगर ये A है और ये B है। लेकिन सपोज करो
इन्हीं दोनों को हम लोग ट्रायंगल लॉ से ऐड करना चाहते हैं। तो वेक्टर ए को बेटा ऐसे ही छोड़ देते हैं, वेक्टर ए यूं ही छोड़ देते हैं, ठीक है। वेक्टर ए बेटा यूं ही छोड़ देते हैं और वेक्टर बी को उठाकर, वेक्टर बी को बेटा यहां से उठाकर कहां ले आते हैं बेटा, यहां लाके रख दे। वेक्टर बी को बेटा यहां लाके रख देते हैं, लाके रख देते हैं बेटा, जहां तक मुझसे हो सकेगा रख देता हूं, ठीक है। वेक्टर बी को बेटा यहां लाके रख देता हूं, ये हो गया वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, बहुत अच्छा नहीं बना, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, अब मेरे ख्याल से ठीक बना है। ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर बी है। और इस केस में जब वेक्टर बी को यहां लाके रख दिए तब वेक्टर आर ये वाला हो गया, राइट। और मेरा दावा है बेटा कि दोनों फिगर बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट चेक करो बेटा, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ना, इसको देखो और इस ट्रायंगल को देखो, ये दोनों ट्रायंगल बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और उसकी वजह से ये दोनों वेक्टर आर बिल्कुल सेम है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डिफरेंस सिर्फ ये था कि जब ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच थे, जब ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच थे तब बेटा पैरेललोग्राम लॉ लगाना इजियर था। जब ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल अटैच्ड हैं तब ट्रायंगल लॉ लगाना इजियर है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया कि किस तरह से बेटा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ इक्विवेलेंट है। तो बेटा आपको बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, अरे इतनी सारी चीजें पढ़ा दी, शाबाश, बहुत सारी चीजें पढ़ा दी बेटा मैंने आपको, है ना। देख के अच्छा लग रहा है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली। हालांकि अभी ज्यादा थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल्स बेटा अगली क्लास में ज्यादा आएंगे, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया बेटा, वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ पढ़ाया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया। जब वेक्टर्स हेड टू टेल अटैच्ड होते हैं तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, जब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच्ड होते हैं तब पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी सारी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये साफ हो गया। नेक्स्ट देखना बेटा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मुझे बात करनी है पॉलीगन लॉ के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग पॉलीगन लॉ के बारे में। तो जरा स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ये पॉलीगन लॉ क्या चीज है, ये पॉलीगन लॉ क्या चीज है बेटा जरा देखना। पॉलीगन लॉ मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है। पॉलीगन लॉ मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है। देखो बेटा कैसे, मेरे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर ये, आप इधर घूमने गए, वहां से इधर घूमने चले गए, वहां से इधर घूमने चले गए और यहां से इधर घूमने चले गए। और आपके सारे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं बेटा, इन सब का नाम रख देते हैं। मान लेते हैं आपका पहला डिस्प्लेसमेंट ए है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट बी है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट सी है, चौथा डिस्प्लेसमेंट डी है। इन चारों डिस्प्लेसमेंट्स को बेटा हमने कैसे अटैच किया है, चारों डिस्प्लेसमेंट्स को बेटा सर से पैर जोड़ा है। पहले वेक्टर का सर अगले वेक्टर की दुम पर है, उसके अगले वेक्टर का सर अगले वेक्टर की दुम पर है। तो इसको बेटा हम लोग बहुत ही इजीली इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इमेजिन कर सकते हैं। और ये बेटा ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर है। इस दुनिया में सम को बेटा रिजल्टेंट कहा जाता है। तो इस केस में बेटा वेक्टर्स के फॉर्म में आर का सम होगा बेटा, वेक्टर्स के फॉर्म में आर होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वेक्टर्स के फॉर्म में आर होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये वेक्टर चारों वेक्टर्स का सम होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से पॉलीगन लॉ समझ में आ गया। इसमें एक आध चीजें और डिस्कस करनी थी, एक आध चीज और ये डिस्कस करनी थी बेटा कि पॉलीगन लॉ कब अप्लाई करते हैं, जब मल्टीपल वेक्टर्स हो और सब वेक्टर हेड टू टेल अटैच्ड हो।
तो ये मेरा अगला पॉइंट है ना। क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है बेटा, पॉलीगन लॉ इज अप्लाइड, पॉलीगन लॉ इज अप्लाइड polygon law is applied when multiple vectors are attached head to tail. When multiple vectors are attached head to tail. ठीक है। अगली चीज बेटा पॉलीगन लॉ के बारे में यह है कि नॉर्मली पॉलीगन लॉ को अप्लाई करने में एक खूबसूरत सा पॉलीगन बनता है, ओपन पॉलीगन होता है। जब रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हो तो वो पॉलीगन क्लोज हो जाता है। लेकिन बेटा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पॉलीगन लॉ बनाने में कोई जरूरी नहीं है कि पॉलीगन बने, हो सकता है कुछ कचड़ा शेप भी बन जाए। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, या पहले रूल लिख लेते हैं। पॉलीगन लॉ may not always form, मोस्टली फॉर्म करता है, may not always form अ पॉलीगन। मेरे सर के पीछे चला गया, अरे तो क्या हो गया, may not form अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन लॉ may not always form ए पॉलीगन। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉलीगन लॉ हमेशा पॉलीगन फॉर्म ना करे। देखो बेटा इसका एग्जाम्पल, इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ये। देखो ये मेरा पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। हम इधर गए इधर गए इधर गए, घूमते फिरे पूरी दुनिया में। जब रिजल्टेंट की बात आई तो बेटा ये हमारा रिजल्टेंट है। ये शेप कोई पॉलीगन तो नहीं है, ये जो पूरा शेप है बेटा, दिस शेप इज नॉट सम पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन, राइट, नॉट अ पॉलीगन। लेकिन पॉलीगन लॉ बेटा फिर भी अप्लाई होगा। तो पॉलीगन लॉ को पॉलीगन लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर पॉलीगन लॉ अप्लाई करने से पॉलीगन मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। इस केस में, पहले वाले केस में बेटा मिला था, इस केस में मिला था, लेकिन बेटा इस केस में नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं पॉलीगन लॉ के बारे में ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉलीगन लॉ के बारे में बेटा एक और पॉइंट था, जरा वो भी देख लेना। पॉलीगन लॉ के बारे में एक और पॉइंट है, वो देखो बेटा, वो ये है कि पॉलीगन लॉ जो है, अगर क्लोज फिगर फॉर्म हो, अगर पॉलीगन सभी वेक्टर्स को ड्रॉ करने पर क्लोज पॉलीगन बन जाए तो रिजल्टेंट 0 होगा। कैसे बेटा? आप इधर गए, यहां से इधर गए, यहां से इधर गए, और यहां से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए। कभी भी अगर पॉलीगन लॉ अप्लाई करने पर आप क्लोज्ड फिगर फॉर्म करते हो, मतलब ये कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हो, तो आर बनाने की तो जगह ही नहीं बनी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस केस में आर इक्वल टू 0 है। और ये बेटा हमारा अगला पॉइंट है ना। फिगर ये है, इधर है, सॉरी, फिगर बेटा उधर है और पॉइंट जो है बाद में आएगा। क्या पॉइंट है बेटा हमारा अगला? हमारा अगला पॉइंट है, if vectors form a closed shape, if vectors form a closed shape, then sum will be 0, then sum will be 0। लेकिन इसके लिए जरूरी है बेटा कि जितने वेक्टर्स की बात हो रही है वो वेक्टर्स ढंग से हेड टू टेल अटैच्ड हो, जैसा कि हमारे इस एग्जाम्पल में सभी के सभी वेक्टर्स हेड टू टेल अटैच्ड हैं।
तभी ये रूल वैलिड होगा। उम्मीद करता हूं बेटा पॉलीगन लॉ क्लियर है। पॉलीगन लॉ के इस पॉइंट का एक और कंक्लूजन है, इसी पे एक रिजल्ट और आता है जिस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा। वो क्वेश्चन है इफ सम ऑफ 3 vectors is 0, then they will form a triangle। क्योंकि 3 वेक्टर से जो पॉलीगन बनता है वो तो बेटा ट्राइंगल होगा ना। देन दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। इसका एप्लीकेशन देखो बेटा क्या है। जैसे कि 3 वेक्टर का सम अगर 0 है तो उन 3 वेक्टर को हम हमेशा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्राइंगल के फॉर्म में। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और अगर ये ट्राइंगल के फॉर्म में है, अरेंज कर सकते हैं, तो फिर बेटा मैथ्स में ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से बेटा ये रूल आएगा। मैथ्स में बेटा ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से रूल आ जाएगा, सम ऑफ any two sides is greater than or equal to मेरे सर के पीछे चला गया, कोई बात नहीं, और इक्वल टू थर्ड साइड। Sum of any two sides will be greater than or equal to third side। किसी भी 2 साइड का सम बेटा थर्ड साइड से बड़ा होगा, ये एक शर्त है। बीच में कहीं ग्रेटर में ए गायब हो गया, कोई बात नहीं, है ना। किसी भी 2 साइड का सम बेटा थर्ड साइड से बड़ा होगा। अरे इतनी पढ़ाई कर ली हम लोगों ने तो बेटा आज बहुत थ्योरी पढ़ाई की है। तो अब अच्छा रहेगा बेटा कि कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। हालांकि यहां पर न्यूमेरिकल्स भी मोस्टली छोटे छोटे ही हैं। स्टिल बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा स्टार्ट करते हैं। देखना बेटा पहला न्यूमेरिकल है ना। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट be magnitude of vectors with zero sum। और बाय द वे ये क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि वेक्टर्स थोड़ा बहुत बेटा फिजिक्स के बीच में भी पढ़ाया हुआ है, और उसमें से बेटा नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। देखना बेटा ऑप्शन ए है बेटा 2, 3, 4। ऑप्शन बी है बेटा 3, 3, 6। ऑप्शन सी है 5, 2, 8। जबकि ऑप्शन डी है, ये ऊपर में जो अजीब सा है वो ऑप्शन सी है एक्चुअली, जबकि ये ऑप्शन सी है। जबकि ऑप्शन डी है बेटा 2, 2, 2। इनमें से किन तीनों का सम 0 नहीं हो सकता, भले ही डायरेक्शन कुछ हो। इनमें से किन तीनों का सम बेटा 0 नहीं हो सकता। इसका आंसर है बेटा, अगर ध्यान से देखो तो 5 और 2 और 8 का सम 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 और 2 को जोड़ के बेटा 7 आता है, और 7 8 से छोटा होता है। ऐसा ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो सकता जिसमें 2 साइड 5 और 2 की हो और थर्ड साइड बेटा 8 की हो। समझ गए? सो C is not possible। 2, 2, 2 मस्ट फॉर्म होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। 2, 3, 4 मस्ट फॉर्म होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3, 3, 6 के बारे में 1 मिनट बात करते हैं। इन द मीन टाइम बेटा आंसर हमारा सी हो गया। 3, 3, 6 बेटा जस्ट पॉसिबल है। हालांकि मजेदार बात यह है कि 3, 3, 6 में ट्रायंगल बनता नहीं है। ये मान लो लेंथ 3 का वेक्टर है, ये भी लेंथ 3 का वेक्टर है, वापस आगे लेंथ 6 का वेक्टर है। देखो बेटा ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन इनका रिजल्टेंट 0 है। 3, 3 ने मिलकर 6 को कैंसिल किया, सब खत्म हो गया। तो इसलिए बेटा कौन सा पॉसिबल नहीं है? सी। याद रखना बेटा
मैथ्स में जब ट्रायंगल पढ़ा था तो उसमें ट्रायंगल फॉर्म करने की शर्त थी कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू से हमारा काम किसी तरह चल जाता है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता लेकिन रिजल्टेंट 0 आ जाता है। आई बात बेटा समझ में? परफेक्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप कर लोगे बेटा तो उसका मतलब होगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखना बेटा, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं बेटा, वो इधर ही बता देता हूं, जरा देखना। सपोज मेरे पास एक लाइन है ए बी, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और वेक्टर का कोई नाम भी नहीं दिया है, और फिर मैं एक नाम लेता हूं एक वेक्टर का, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी वो वेक्टर है जिसकी दुम ए पर है और बी सर बी पर है। जैसे कि आप ए से बी घूमने गए तो वेक्टर ए बी अपने आप बेटा ये बन गया। अगर मैं यहीं पर वेक्टर बी ए बोलता, अगर मैं यहीं पर वेक्टर बी ए बोलता तो ये वाला वेक्टर बन जाता। मतलब आप बी से ए घूमने गए, राइट? मैंने ए बी कहा, मतलब आप कहां से कहां घूमने जाओगे बेटा? ए से बी। ये चीज भी समझ में आ गई सबको अच्छे से? वेक्टर ए बी का मतलब हम कहां से कहां घूमने गए? ए से बी। अब बेटा इसी रूल को मैं यूज करने जा रहा हूं आगे के क्वेश्चन में। ये बेटा मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, आर्बिट्रेरी क्वाड्रिलेटरल है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा कोई स्टैंडर्ड फिगर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैराबोल, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जस्ट इट इज जस्ट ए ट्रायंगल। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी है। और आपका क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, आपको बेटा सिर्फ ये स्टेट बताना है कि मेरा स्टेटमेंट बेटा ट्रू है या फॉल्स है। इस फिगर को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटमेंट दूंगा, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस फिगर के बारे में आप कुछ अज्यूम मत करना कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैराबोला है। ऐसा मत कहना कि स्क्वायर होगा तो ट्रू हो जाएगा, जनरल ट्रुथ चाहिए। ठीक है बेटा, ये है बेटा मेरा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। देखो बेटा ये ट्रू है या नहीं, ये करते करते आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आ जाएगा। अगर ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ पे अभी कंफ्यूज है तो ये करते करते समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है बेटा कि अगर ए से बी गए और फिर बी से सी गए तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर ए से सी गए। आप एग्री करते हो कि नहीं? मैं तो एग्री करता हूं, क्योंकि अगर आप ए से बी गए हो फिर बी से सी गए हो बेटा तो इसका क्लियर मतलब है कि कुल मिला के आप ए से सी गए हो। इसलिए बेटा मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ये स्टेटमेंट बेटा 100% ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाए बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी। चेक करो बेटा ट्रू है कि नहीं ट्रू है, चेक करो। अगर बेटा आप ए से बी गए और फिर बी से डी गए तो कुल मिला के कहां से कहां गए? आप लोग को समझ में आ गया कि कुल मिला के हम ए से डी गए। अगर ए से बी गए फिर बी से डी गए तो कुल मिला के बेटा ए से डी गए। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहें, ट्रू है कि फॉल्स है? ए से बी गए फिर बी से डी गए तो कुल मिलाकर ए से डी गए। सही तो लग रहा है? ये स्टेटमेंट भी बेटा मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। मुझे और स्टेटमेंट्स लिखने हैं लेकिन अब फिगर ऊपर चला गया तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, फिगर को काट के साइड में ले आते हैं, देखते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे से मुझसे वर्क करती भी है या नहीं करती है। अरे वाह, कॉपी तो हो गया। अब इसको मूव कर सकता हूं मैं क्या? अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये खत्म हो गया उस प्रोसेस में। आहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर इसको कॉपी पेस्ट करने में मजा आएगा। ये मुझे मजा आ रहा है, आप लोग को पढ़ाने से ज्यादा मजा मुझे इसमें आ रहा है। आहा क्या बात है, यहां ले आते हैं इसको। अरे बहुत बढ़िया।
ठीक है, और यहां पर और स्टेटमेंट्स कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे और स्टेटमेंट्स की जगह बन गई। अरे बहुत बढ़िया, अरे वाह, इस कोने में ये फिगर आ गया। अब मैं आराम से 3-4 स्टेटमेंट और उड़ा सकता हूं। ठीक है, एक कहीं छूट गया रास्ते में, पर कोई बात नहीं, होता है, कुछ कुछ तो खोना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना बेटा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर, और थोड़ा छोटा लिख लें इसको तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा छोटा लिख लें अच्छा रहेगा, आपको साफ दिखाई भी देगा और मेरे पास जगह भी कम लेगा। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू वेक्टर डी ए। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? चलो घूमते हैं। पहले बेटा ए से बी जाते हैं, फिर बी से सी जाते हैं, फिर सी से डी जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहां से कहां गए? कुल मिला के हम ए से डी गए, लेकिन ये तो डी ए है, कुछ गड़बड़ है। फिर से देखो, ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से डी गए, तो इसका सम बेटा एडी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो सम है बेटा वो डी ए है। ये स्टेटमेंट बेटा इस बार फॉल्स है। अगर यहां एडी के बजाय डीए होता तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। समझ गए? अगला स्टेटमेंट देखते हैं। आगे बेटा समझ में धोखा देने की कोशिश की थी, छोटा सा ट्विस्ट था। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता तो आप समझ ही जाते, छोटा सा ट्विस्ट था बेटा, इससे मजा आ गया। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला स्टेटमेंट है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0। सही है कि गलत है? चेक करो बेटा, सही है या गलत है, जल्दी चेक करो, चेक करो सही है कि गलत है। मेरे ख्याल से सही लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या कहता है। ए बी, ए से बी जाओ, फिर कहता है बी से डी चले जाओ, चले जाते हैं, फिर कहता है डी से सी चले जाओ, चले जाते हैं, फिर कहता है सी से ए आ जाओ, चले आते हैं। मुझे तो लगता है घूम फिर के जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। आया बेटा समझ में? हाँ हाँ, जरा वो, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। एक और स्टेटमेंट की बनती है, देखते हैं बेटा। एक और स्टेटमेंट है बेटा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी। ये स्टेटमेंट देखो बेटा, ट्रू है कि फॉल्स है? इस बार कहता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी। जरा सफर बनाओ बेटा, कहां से कहां गए हो घूमते हुए? 2 बार घूमते हुए गए हो। पहले बेटा ए से बी गए, बी से सी गए, ए बी प्लस बी सी। फिर बेटा कैसे गए? ए से डी गए, दूसरी बार बेटा ए से डी गए और डी से सी गए। तो कुल मिलाकर दोनों केस में ए से सी गए ना। ठीक है बेटा, एक बार ए से बी गए, फिर बी से सी गए, एक बार ए से डी होते हुए डी से सी गए। दोनों केस में स्टार्ट कहां से किए? ए से, खत्म कहां पर किए? सी से। यह स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट खेलना भी आ गया। आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। एक क्वेश्चन बेटा इस टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम। मैंने क्या लिखा है? मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन नॉट हैव 0 एज रिजल्टेंट, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये बेटा थोड़ा सा स्टेटमेंट मेरी गड़बड़ा गई है, मैं बीच में किसी और चीज के बारे में बात करने लगा था, हालांकि बोला मैंने एकदम ठीक होगा, होता है मेरे साथ। ठीक है, कैन नॉट हैव 0 रिजल्टेंट।
है ना। यहां पर बड़ा अच्छा चीज है बेटा इस सारा इस कंप्यूटर के सिस्टम का, मैं कहीं भी जूम इन कर सकता हूं, कहीं भी जूम आउट कर सकता हूं। उसका साइड इफेक्ट ये है कि मेरा कहीं कुछ बड़ा हो जाता है कि कुछ छोटा लिखता हूं, होता रहता है, कोई बात नहीं। इनमें से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद बेटा ये वेक्टर नोटेशन डिस्कस किया, फिर इस क्वाड्रिलेटरल को लेकर हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस करना सीख लिया। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कई लोगों को ट्रायंगल लॉ समझ में आ जाता है। नेक्स्ट बेटा थोड़ी सी हमें बात और करनी है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आहा, अरे बढ़िया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अच्छा लग रहा है। हम लोग बेटा अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बेटा क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अगर मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूं। मैं इसको कैसे रीराइट करता हूं बेटा, मैं इसे रीराइट करता हूं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम में बेटा सबसे पहले मैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रीराइट करता हूं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी की। तो जब भी मुझसे कोई कहता है ए को बी माइनस बी करो, मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, मैं तो ए को माइनस बी से जोड़ूंगा, मैं तो ए को माइनस बी से जोड़ूंगा। कैसे कैसे जोड़ूंगा, देखो बेटा कैसे जोड़ूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे जोड़ूंगा। अगर मेरा पहला वेक्टर बेटा ये रहा वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये रहा वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है जबकि ये वेक्टर बी है, तो बेटा माइनस वेक्टर बी असल में ये वेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा, इसकी लेंथ माइनस वेक्टर बी की लेंथ बेटा वेक्टर बी की लेंथ के बराबर होती है। माइनस वेक्टर बी की लेंथ और बी की लेंथ बेटा बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, एकदम अपोजिट होता है। वेक्टर ए बी जिस तरफ था बेटा, वेक्टर ए उसके उल्टे तरफ है। और अब मुझे क्या जोड़ना है बेटा, वेक्टर ए को माइनस वेक्टर बी से जोड़ना है। वेक्टर ए को माइनस वेक्टर बी से जोड़ना है, तब ए माइनस बी आएगा, राइट, तब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आएगा। तो ए को माइनस वेक्टर बी से जोड़ दो बेटा। ए को अगर माइनस वेक्टर बी से जोड़ोगे तो पहले ए पर गए, पहले बेटा आप ए पर गए, फिर माइनस बी पर गए, तो कुल मिला के बेटा कहां पहुंचे, कुल मिला के आप पहुंचोगे यहां। ये बेटा आपका एस वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, जहां सब्ट्रैक्शन वेक्टर बेटा किसके बराबर होता है, जहां एस वेक्टर होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, जहां सब्ट्रैक्शन वेक्टर होता है बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। ये बेटा हमने पूरा आपको सिखाया ए और बी को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे फिगर में, बी को उल्टा करेंगे और फिर ए को माइनस बी के साथ जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला पूरा समझ में आया। ट्रायंगल लॉ की मदद से ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के अलावा बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम लॉ की मदद से भी कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ तब को लगाएंगे बेटा जब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच्ड हो, ठीक है। तो अब बेटा पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हम लोग जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने। देखो बेटा कैसे, ये मेरा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ये मेरा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, और ये बेटा मेरा दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, क्या निकालना है बेटा, ए माइनस बी।
मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी। वो कैसे करेंगे जरा देखो। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, फिर से b को नेगेटिव करते हैं और माइनस बी वेक्टर बेटा कौन सा होगा, माइनस बी वेक्टर कुछ ऐसा होगा। बी वेक्टर को उल्टा कर दो, ये वेक्टर हो गया बेटा माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। अब बेटा मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। दोनों टेल टू टेल अटैच्ड हैं, तो मुझे जल्दी से क्या करना चाहिए बेटा, एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। जल्दी से बेटा एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। और पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है बेटा, दिस वेक्टर विल बी एस वेक्टर, वेयर एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। या आप चाहो तो यूं कह लो कि एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बात तो एक ही है। उम्मीद करता हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे खेलते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो हम खेलते ही नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का तो हम कुछ करते ही नहीं है बेटा। जो बी वेक्टर होता है उसको उल्टा कर देते हैं, माइनस बी वेक्टर आ जाता है। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने के बजाय हम ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर लेते हैं। आया बेटा अप्रोच समझ में बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे फिगर में हैंडल करेंगे। वेरी गुड। एक दो बातें बेटा बस और करनी थी, तो जरा सा इसको बेटा मिटा लेते हैं। बात करनी है बेटा पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के बारे में। 4 टर्म्स है बेटा जो आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, 4 टर्म्स बेटा आपके साथ डिस्कस करनी है। जरा देख लो बेटा, 4 टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली टर्म है बेटा, और ये टर्म्स आपस में मिलती जुलती टर्म्स हैं। पहली टर्म इसमें है बेटा इक्वल वेक्टर्स, हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। दूसरी टर्म है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। तीसरी टर्म है बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल ऐसे लिख ले बेटा, मुझे स्पेलिंग ठीक से आती नहीं, वैसे शायद सही लिखी है मैंने, कौन जानता है। और चौथी टर्म है बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये 4 टर्म है बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। और थोड़ा पहले करनी चाहिए थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान देते हैं किस पर, इक्वल वेक्टर्स पे। आ जाओ बेटा, इक्वल वेक्टर्स पे आ जाओ। 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं बेटा, हमने कल डिस्कस किया था, जब उनका सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए बेटा, इक्वल। कोशिश करते हैं बेटा, ये एक इक्वल वेक्टर, एक वेक्टर है वेक्टर ए, और इसका इक्वल वेक्टर कैसे बनाए बेटा। अरे ये तो मेरे पास बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ये जरा ले लेते हैं। कॉपी करने का ऑप्शन दे रहा है और यहां कहीं बेटा उसको पेस्ट कर देते हैं। आ गया, ये आ गया बेटा। ये जो दूसरा वाला वेक्टर है बेटा, ये इक्वल वेक्टर है। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इक्वल तब भी रहेगा, है ना। इसका नाम चेंज कर देते हैं। अरे बड़ा अच्छा समझ में आया मुझे तो अच्छा समझ में आया, उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया, है ना। नाम चेंज कर देते हैं बेटा, तो नाम वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। क्यों वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, क्यों वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बेटा। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इसलिए होगा क्योंकि दोनों वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। ए वेक्टर को उठा के कहीं भी जाके रखो, एज लॉन्ग एज सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, वेक्टर्स बेटा इक्वल है। तो उम्मीद करता हूं इक्वल वेक्टर्स आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल वेक्टर्स देखो बेटा क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा बेटा, सेम डायरेक्शन होंगे। पैरेलल वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन होगा। 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल है बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा बेटा, तो 2 वेक्टर है सेम लाइन पर है, पैरेलल हो गया। ये एक वेक्टर है बेटा। अब मुझे इसको लंबा कैसे करते हैं, मूव में कर लूंगा, देखते जाओ, बड़ा अच्छा जादू है। ये पहला वेक्टर है, इसको कॉपी करते हैं, यहां कहीं लाते हैं और इसको
पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके इसको वापस सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज बढ़ा देते हैं। आहा, ये रहा, ये दोनों वेक्टर बेटा, बड़ा मजा आ रहा है मुझे मजा आ रहा है और मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है इसको यूज कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया। ये वेक्टर बेटा अगर ए है, ये वेक्टर अगर वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा। मैग्नीट्यूड अलग है, वेक्टर बी बड़ा है बेटा वेक्टर ए से, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बेटा सेम है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। समझ गए पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल बेटा 0 डिग्री क्यों होता है? एंगल 0 डिग्री क्यों होता है? उसका रीजन यह है बेटा कि अगर दोनों वेक्टर को टेल टू टेल अटैच करोगे, फिर से उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दोगे बेटा, तो आप तुरंत दिख जाएगा आपको कि दोनों का सेम डायरेक्शन में है, दोनों का एंगल बेटा 0 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो कि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन बेटा बिल्कुल अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो बेटा, तो क्या बन गया? एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका एग्जांपल देखो बेटा, बनाने की कोशिश करते हैं। हाई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है बेटा, जरा देखना। ये एक वेक्टर है, इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, ताकि 2 पैरेलल लाइन हमें मिल जाएंगे। कॉपी हो गया, यहां कहीं पेस्ट हो गया, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से सिलेक्ट हो गया लाइन को, सॉरी, फिर से सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दो और पहले वेक्टर का बेटा एरो इधर रखो, जबकि दूसरे वेक्टर का एरो इधर रखो। इस केस में बेटा वेक्टर ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना। अगर ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। और इस केस में बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 डिग्री होता है, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे सर के पीछे चला गया एंगल, कोई बात नहीं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या रहता है? 180 डिग्री। दोनों को टेल टू टेल अटैच करके देखना, टेल टू टेल अटैच करके देखना बेटा। इस वेक्टर को उठाकर यहां लाके रख देना, आपको दिखेगा दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है। और नेगेटिव ऑफ वेक्टर पे आ जाए बेटा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर अभी हमने देखा था बेटा, अभी हमने तुरंत देखा था। नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो एंटी पैरेलल तो होते ही हैं। अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होता है, डायरेक्शन तो अपोजिट होता ही है। तो इसमें बेटा सेम लाइन दोनों तरफ बना लेते हैं। जो पहला वेक्टर बनाऊंगा, इसी को अभी वेक्टर नहीं बनाने का, पहले सिर्फ लाइन बना लेते हैं। इसी को सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करके एरो बना लेते हैं। इसमें बेटा अगर एरो इधर है तो इसमें एरो इधर है। ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर हैं। और अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं बेटा ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। वेक्टर बी को उल्टा करो तो ए आएगा, वेक्टर ए को उल्टा करो तो बी आएगा। आज बेटा हमने बहुत सारे टर्म्स सीखी, बहुत सारी चीजें आपको बताई, बहुत थ्योरी बहुत डिस्कस की, इतनी सारी कर ली है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई। अगर समझ में आई बेटा तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।